नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में अपन आँख वाली दृष्टि की जो श्रृंखला कर रहे हैं, उसके पर्यावरण वाले हिस्से को और इसके साथ ही रक्षा वाले हिस्से को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है और चाहते हैं कि फटाफट रिवीजन हो, तो वीडियो देखने के बाद इसी नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा, टारगेट विद पार्थ के नाम से। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, जिसको आप चलते फिरते, उठते बैठते रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। पहला है नीलगिरी तहर परियोजना, तमिलनाडु ने शुरू की है दोस्तों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नीलगिरी तहर क्या है दोस्तों? राजकीय पशु है। कहाँ का? तमिलनाडु का। इसी के संरक्षण के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और इसी उपलक्ष्य में जो है इसके प्रति, किसके प्रति? नीलगिरी तहर के प्रति जो है लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तो ये 7 अक्टूबर भी याद रखिएगा। नीलगिरी तहर पाया कहाँ जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। एक खुरदार जानवर है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो संकटग्रस्त बोले तो इंडेंजर्ड। देश का 54वां टाइगर रिजर्व या फिर बाघ अभयारण्य कौन बना है दोस्तों? मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व या फिर बाघ अभयारण्य। यह मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला है। मध्य प्रदेश वाले इसको विशेष रूप से याद रखें, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। देश का 54वां है और मध्य प्रदेश का ये 7वां है, याद रखिएगा। ये जो है दोस्तों नोरादेही मतलब नूरा फतेही और दुर्गावती जो वन्य जीव अभयारण्य हैं, दोनों को मिलाकर गठित किया गया है। तो मिलाकर गठित करने के बाद इसका जो नया नाम रखा गया है वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, याद रखिएगा। रानी दुर्गावती कौन थी दोस्तों? गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी, जिन्होंने मुगलों से गोंडवाना की रक्षा के लिए प्रयास किया। उसी प्रयास के चलते उन्होंने जो योगदान दिया उसके लिए इन्हें याद किया जाता है। मध्य प्रदेश वाले याद कर लें, मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा, सतपुड़ा, संजय धोबरी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, वीरांगना दुर्गावती, जो कि 7वां बना है। पेंच जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला है, ये भी याद रखिएगा। नमो 108 क्या है? कमल की एक नई प्रजाति है। इस प्रजाति का अनावरण किया गया और इसी मौके पर कमल अभियान का भी शुभारंभ किया गया। कमल अभियान दोस्तों, ये जो नमो 108 नाम की जो प्रजाति है, इसी को अन्य हिस्सों में उगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कमल अभियान को लॉन्च किया गया। कमल की जिस नई प्रजाति का अनावरण किया गया उसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसीलिए इसको नमो 108 नाम दिया गया। ठीक है, कैसे याद रखना है? नमो जो है BJP से जोड़ के देखा जाता है और कमल तो BJP का प्रतीक है ही, तो नमो 108। इस पुष्प को लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा। सीधे सीधे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। इसी ने इसको विकसित किया है, जो कि CSIR के तहत काम करता है। नमो 108 की प्रजाति कई वर्षों पहले मणिपुर में खोजी गई थी और ये कमल की पहली ऐसी प्रजाति है जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित है, सीक्वेंस्ड है, याद रखिएगा। मतलब जीन जो है मॉडिफाइड है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीन इंजीनियरिंग। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022, 29 जुलाई को दोस्तों वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है, ग्लोबल टाइगर डे। इसी अवसर पर जो है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को जारी किया गया और उस रिपोर्ट का नाम क्या था? स्टेटस ऑफ टाइगर्स। इतना ही याद रखिएगा। यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। पर्यावरण और वन दोनों किस पे हैं? भू पर, मतलब धरती पर हैं। भू से यहाँ पर संबंध किससे जोड़ देंगे? भूपेंद्र सिंह से। तो जो पर्यावरण मंत्री हैं वो भूपेंद्र सिंह हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3682। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट जाना। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघ निवास करते हैं। सॉरी, याद रखिएगा। उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड में कार्बेट बाघ अभयारण्य है, जिसका अब नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो यहाँ पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और कर्नाटक का ही नागरहोल टाइगर रिजर्व।
क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी क्रम जो है आपको सेट करने के लिए दे दिया जाता है और सीधे भी पूछ लिया जाता है कि बांदीपुर बाघ अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, नागरहोल बाघ अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो दोनों कर्नाटक में हैं। अब राज्यवार देखते हैं कि किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, कर्नाटक दूसरे स्थान पे, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। अपने अपने राज्य के अनुसार संख्या को रट जाइएगा। यूपी में बाघों की संख्या दोस्तों कितनी है? 205। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए कब? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जिसमें सर्वाधिक टाइगर्स हैं। तो 1 अप्रैल 2023 को इसके 50 वर्ष पूरे हुए और इसी उपलक्ष्य में जो है 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी के द्वारा कर्नाटक के मैसूर में स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसी 9 अप्रैल के दिन मोदी जी ने कर्नाटक से ही इस अलायंस की घोषणा की, इसको लॉन्च किया 9 अप्रैल 2023 को। तो ये डेट याद रखिएगा, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। इसमें कुल 7 बड़ी बिल्लियां शामिल हैं। इन 7 बड़ी बिल्लियों में कौन कौन है? बाघ, टाइगर, शेर भी शामिल है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। तो ये कुल 7 बड़ी बिल्लियां हैं जो इस अलायंस में संरक्षण और सुरक्षा के लिए शामिल की गई हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि इन 7 प्रमुख बिल्लियों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। तो इसमें वही देश शामिल होंगे जिनमें ये 7 बिल्लियां पाई जाती हैं, जैसे प्यूमा, जगुआर, ये अमेजन वर्षा वनों में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ भारत में ही जम्मू कश्मीर वाले बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। तो इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश इसमें शामिल होंगे। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कई देश जैसे तंजानिया हो गया और ये क्या नाम, फ्रांस वगैरह हो गए, ये अपनी अपनी प्रतिबद्धता जो है जता रहे हैं। फ्रांस तो नहीं है, खैर तंजानिया है। भारत में चीते का पुनर्वास, ठीक है, 17 सितंबर 2022 को, 17 सितंबर आपको रटा होना चाहिए, 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है। तो 17 सितंबर 2022 को मोदी जी ने कूनो नेशनल पार्क, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यहाँ पर नामीबिया, नामीबिया कहाँ है दोस्तों? नामीबिया अफ्रीका में है, राजधानी इसकी विंडहक है, राजधानी भी आपको याद रखनी है। यहाँ से कुल 12 चीते लाए गए थे, उनमें से 8 को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा, याद रखिएगा, जिनमें 5 मादा थे और 3 नर थे। और 17 सितंबर 2023 को क्या किया मोदी जी ने? विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया, ये भी याद रखिएगा, 17 सितंबर। भारत में चीते को दोस्तों 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइगर माने चीता, लेकिन टाइगर माने चीता नहीं होता है, टाइगर माने होता है बाघ, और चीता माने चीता होता है। तो चीता और बाघ को लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा। बाघ तो हमारे यहाँ 3682 हैं, लेकिन चीता एक को नहीं है। तो 1952 में ही इसे विलुप्त घोषित कर दिया था। तो जो प्रजाति थी 1952 में जो कि विलुप्त हो चुकी है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? तो जुवेटस बेनाटिकस, बेनाटिकस, ठीक है, जुवेटस बेनाटिकस उसका नाम था। और जो नामीबिया से लाई गई है उसका नाम है जुवेटस जुवेटस, इतना ही याद रखिएगा। चीता परियोजना संचालन समिति, दोस्तों ये जो चीते लाए गए हैं नामीबिया से, इनके संरक्षण, संवर्धन, उनकी जो पुनर्वास उनका हुआ है, उनकी समीक्षा, प्रगति, निगरानी के लिए एक 11 सदस्यों की समिति गठित की गई, जिसे चीता परियोजना संचालन समिति का नाम दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो राजेश गोपाल। महेंद्रगिरी पहाड़ी दोस्तों जैव विविधता विरासत स्थल इसको घोषित कर दिया है। किसने घोषित किया है? तो ओडिशा सरकार ने, मार्च 2023 में। एक क्वेश्चन आपसे कथन के रूप में पूछ लिया जाता है कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का अधिकार केंद्र को है या राज्य को है? तो याद रखिएगा, राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, याद रखिएगा। यह ओडिशा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। इससे पहले 2 हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है मंदसौर जैव विविधता विरासत स्थल, और दूसरा कौन सा हो गया है? दूसरा हो गया है मंदसौर और महेंद्रगिरी। ये किस क्रम का है भाई? मार्च 2023। महेंद्रगिरी नवंबर 2023 में हुआ था, तो ये महेंद्रगिरी दूसरा है। और मार्च 2023 में जो है लॉन्च किया गया, उसका नाम है गंधमर्दन, गंधमर्दन पहाड़ी,
तो गंधमर्धन पहाड़ी जो है वो तीसरा है, महेंद्रगिरी दूसरा है और पहला है मंदसरू। तो तीनों याद रखिएगा। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अरिटापट्टी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसको तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसका गठन 2003 में हुआ, किसके तहत, राष्ट्रीय जैव विविधता एक्ट कब बना था दोस्तों, 2002 में। उसके ठीक एक वर्ष बाद 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन कर दिया गया, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। तीनों चीज़ें याद रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003, और कहाँ, चेन्नई में। तो इसके अनुसार भारत में कुल कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं, तो 44। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है, तो उसका नाम है नेल्लूर टेमिरंड ग्रोव। कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र एक है, उसका नाम क्या है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, जो कि लखनऊ में अवस्थित है। बिहार में एक का जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है, एक भी नहीं है, तो बिहार वाले खुश रहें। भारत के 75 रामसर स्थल, हालांकि अब इनकी संख्या 80 हो गई है, उनको हम आगे जब अगली परीक्षाओं के लिए तैयार करेंगे करंट अफेयर्स तब शामिल करेंगे, लेकिन अभी आपको 75 ही लेके चलना है। तो कुल 75 रामसर साइट जो हैं वो भारत की हो गई हैं। 75वें वर्ष कुल 75 हैं, याद रखिएगा। 13 अगस्त 2022 तक का ये आंकड़ा है। और इन 75 रामसर साइटों के माध्यम से कुल कितना क्षेत्रफल कवर हो रहा है, 13,26,677 हेक्टेयर। भारत में स्थित रामसर स्थल देख लेते हैं, कुल 75 हैं। किस राज्य में सर्वाधिक हैं, तो तमिलनाडु में 14 हैं। दूसरे स्थान पर यूपी है, याद रखिएगा। यूपी में दोस्तों 10 हैं, यूपी में 10 हैं, और यूपी के 10 के 10 आपको याद रखने हैं। यूपी का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो ऊपरी गंगा नदी। कब घोषित हुआ था, तो 2005 में। फिर हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, इन सबको हमने यूपी स्पेशल में अच्छे से किया है, जितने भी पक्षी अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य हैं। बखीरा हो गया, फिर समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समान पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य, और सांडी पक्षी अभयारण्य, और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। कैसे याद रखना है, नवाब और हैदर दोनों इस्लाम से संबंधित हैं, इस्लामिक नाम है, दोनों को याद रखना है। 2 हो गए। गंगा जी और पार्वती, इनको याद रखना है, ठीक है, दोनों मैया हैं हिंदू धर्म की। तो 4 तो इस तरह से हो गए। बाकी ये जो और हैं ये ऐस के नाम से शुरू होते हैं, समसपुर, समान, सुर सरोवर और सांडी और सरसई। तो कुल 5 ऐस हैं, 2 मैया हैं और 2 इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। और एक कबीर, संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, कबीरा बखीरा, ऐसे याद रखिएगा। तो ये कुछ लॉजिक हैं जिनके आधार पर चीज़ों को याद रखा जा सकता है, बाकी आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं। चिल्का झील जो है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ पहले रामसर साइट के रूप में घोषित की गई। एक ही दिन दोनों को घोषित किया गया, इसलिए दोनों को एक माना जाएगा, एक मान के हम लोग चलते हैं। तो दोनों को 1981 में भारत के पहले रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया। चिल्का झील आप सभी जानते हैं उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में। हालांकि 2 हैं, लेकिन पहली बार इन्हीं दोनों को शामिल किया गया। और इसके ठीक एक वर्ष बाद 1982 में भारत जो है वो रामसर साइट में शामिल हो गया। रामसर साइट पर जो रामसर कन्वेंशन था उस पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए। तो पहले शामिल हुआ, पहले रामसर साइट भारत के शामिल हुए, उसके बाद कन्वेंशन पर साइन हुआ, याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन दोस्तों 1971 में आया था। कहाँ पर, ईरान में। रामसर जो है ईरान में ही स्थित एक स्थान का नाम है। 1971 में आया था, 1975 में लागू हुआ था। भारत इसमें कब शामिल हुआ, 1982 में। कुछ झीलें हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं, कहाँ कहाँ है, जैसे तंपारा झील ओडिशा में है, अंशुपा झील ये भी ओडिशा में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जिनको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। तो ये सब झीलें आपको देख लेनी हैं। जैसे रुद्रसागर झील है, तो उम्मीद नहीं करेंगे कि ये त्रिपुरा में होगी। लोकटक झील सभी जानते होंगे, तो इन प्रमुख झीलों पर आप नज़र दौड़ा लीजिएगा। अब रक्षा विज्ञान की बात करते हैं। INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल। दोस्तों ये जो जहाज़, युद्धपोत और मिसाइलें वगैरह हैं, ये सब पहले इनका परीक्षण होता है, कई बार इनके परीक्षण होते हैं, इसीलिए आप करंट अफेयर्स में इनको बार बार पढ़ते होंगे कि आज उसका फलाने का परीक्षण हुआ, कल ढिकाने का हुआ और आज इसका होगा, और परीक्षण के बाद ही इनको शामिल किया जाता है। तो INS इम्फाल जो है वो नौसैनिक युद्धपोत है, नौसेना में शामिल हो गया है। ये पहला ऐसा युद्धपोत है जो उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर है।
ठीक है, आप सभी जानते हैं इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। और आईएनएस इम्फाल परियोजना 15B के तहत निर्मित तीसरा युद्धपोत है। अब सवाल बनता है, दो और कौन से हैं? आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मार्मुगाओ, आईएनएस इम्फाल। तो ये 3 जो हैं अब शामिल हो चुके हैं। आईएनएस सूरत जो है वो शामिल होना बाकी है। फिर समर दोस्तों क्या है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। पहला क्वेश्चन यही तैयार हुआ। भारतीय वायुसेना ने इसका सफल परीक्षण किया है। समर की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल अस्योर्ड रिटेलिएशन। तो ये कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया वाली सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, तो ये लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, मानव रहित हवाई वाहनों, इन सब को जो है ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन की गई है। प्रलय दोस्तों क्या है? ये भी एक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण हुआ है। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर जिले में, ठीक है, बालासोर, वहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहीं से इसका परीक्षण किया गया। इस एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पहले नाम क्या रहा करता था? तो व्हीलर द्वीप, ये भी याद रखिएगा। तो प्रलय जो है एक SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये सरफेस टू सरफेस, पहले अगर प्रलय महसूस की जाएगी तो वो कहाँ? सरफेस पर प्रलय महसूस की जाएगी। तो ये सरफेस टू सरफेस है, याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस मार करती है। इसकी मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब कहीं भी ले जाके कहीं गाड़ी वगैरह पे रखे और लॉन्च कर दिया। गाड़ी कोई सामान्य गाड़ी नहीं रहेगी, विशेष गाड़ी रहेगी। इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर कहीं भी आप लाद के इसको ले जा सकते हैं और चला सकते हैं और पूरी पृथ्वी की ही प्रलय से रक्षा करेगी। कौन? प्रलय, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप प्रलय नहीं भूलेंगे। यह मिसाइल चीन की डांग फेंग, अब ये एंग फेंग जहाँ पर भी आपको मिल जाए तो सोच लीजिएगा कि उसका संबंध चाइना से है। तो चीन की डांग फेंग और रूस की इस्कंदर मिसाइल के समतुल्य है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, राजनाथ सिंह जो कड़े शब्दों में निंदा करते रहते हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका शिलान्यास कहाँ किया गया? लद्दाख में। उसका नाम क्या है? न्योमा एयरफील्ड। तो इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच है, ये भी याद रखिएगा, उसके नज़दीक स्थित है। तो क्या होगा? इसके तहत जो है चीन पर जो है दबाव हमारा बना रहेगा और दबाव बना भी रहना चाहिए। अरे वो कौन से मंत्री थे? दबदबा कायम है, दबदबा कायम रहेगा। तो कहें तो कि ये दबदबा कायम करने जैसा है। यह एयरफील्ड लद्दाख समेत उत्तरी सीमा पर वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगी, मतलब उसके दबदबे को बढ़ाएगी। तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा ये। इससे पहले 2 और वहाँ पर संचालित हैं, लेह और थोइस, 2 पहले से वहाँ पर संचालित हैं, याद रखिएगा। तो न्योमा तीसरा है। नेचिफू सुरंग दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री जी ने किया। IL-38 सी ड्रैगन ये सेवा मुक्त हो गया है। लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान था ये, भारतीय नौसेना ने इसको सेवा मुक्त कर दिया, याद रखिएगा। ये सेवा निवृत्त होने के उपरांत अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा इसकी जगह पर P-81 नामक विमान जो है हमारे लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसे हम तैनात कर देंगे। इंद्रजाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल, तो इंद्रजाल एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, मतलब ड्रोन को ख़त्म करने वाला सिस्टम है। भारत ने प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला ये पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसका निर्माण हैदराबाद में एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ग्रेने रोबोटिक्स, उसने किया है। और शत्रु पक्ष के ड्रोनों का पता लगाएगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें निपटाएगा या निष्क्रिय करेगा। कौन? इंद्रजाल। ठीक है, ऐसा जाल इंद्र का जिसमें सभी जो ड्रोन वगैरह हैं शत्रु पक्ष के, वो आके फंस जाएंगे। इंद्रजाल जो है 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब कहीं से भी आओ निकल नहीं पाओगे। 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा इंद्रजाल। देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ये एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अस्त्र क्या है दोस्तों? मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किया गया, जो फेंक कर
चलाए जाते हैं हथियार, उनको अस्त्र कहा जाता है। तो अस्त्र क्या है? एक मिसाइल है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया गया। देखिए यहाँ पर परीक्षण हुआ, तो ये आगे कभी फिर से हमको करंट अफेयर्स में पढ़ने को मिलेगी जब इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो इसको जो है अभी तक इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI विमान से किया जाता रहा है, लेकिन अभी LSP से किया गया है। खैर इसको छोड़ दीजिएगा। सुखोई 30 MKI इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया है क्योंकि ये वही विमान है जिससे द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही उड़ान भरी थी, याद रखिएगा। अस्त्र एक दृश्य सीमा से परे है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, फेंक कर अस्त्र जो है दोस्तों ऐसे हथियार होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं। तो फेंक कर चलेगा तो कहाँ जाएगा? धरती पर ही जाएगा, सरफेस टू सरफेस, इस तरह से याद रखिएगा। और शस्त्र होते हैं वो दोस्तों हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं, जैसे तलवार और ये भाला इत्यादि। तो इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे आरो में क्वेश्चन हिंदी में पूछ लिया जाता है। प्रबल दोस्तों क्या है? रिवाल्वर है, लंबी दूरी का लॉन्ग रेंज रिवाल्वर है। कानपुर में स्थित एक कंपनी AWEIL द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, ये सार्वजनिक नहीं है, कोई निजी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। इसकी मारक क्षमता दोस्तों 50 मीटर है, अब तक की सर्वाधिक मारक क्षमता है। आमतौर पर रिवाल्वरों की मारक क्षमता 20 मीटर रहती है, लेकिन इसकी 50 मीटर है। प्रोजेक्ट कुशा दोस्तों, ये लंबी दूरी की सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के विकास का कार्यक्रम है, जिसको प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। तो ये कोई एक नहीं बल्कि कई मिसाइलें इसके तहत बनाई जाएंगी। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, LRSAM, लरसम। ठीक है, लरसम इसको बोल सकते हैं। इस प्रणाली की परिकल्पना जो है ये है, ठीक है, स्टील्थ लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और जो मानव रहित विमान हैं, इन सब का पता लगाकर इनको निपटाने में ये जो प्रोजेक्ट कुशा है ये मिसाइलों को तैयार करेगा। INS कृपाण की बात करें दोस्तों, चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारत ने इसको वियतनाम को उपहार में दे दिया है। वियतनाम के रक्षा मंत्री फान बान गियांग ये भारत की यात्रा पर रहे। ठीक है, फान वान, इतना ही याद रखिएगा, फान वान वियतनाम के रक्षा मंत्री पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर यात्रा में रहे, भारत में यात्रा पर रहे, तो इनको सेवारत मिसाइल जो हमारे यहाँ से काम पूरा कर चुका है, INS कृपाण मिसाइल कार्बेट जिसको कहते हैं, वो इन्हें भेंट कर दिया गया। ठीक है, ये तो वही है कि आम खा लो और गुठली इनको पकड़ा दो, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम गुठली है, गुठली में भी बहुत कुछ है। पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार में दे दिया। मतलब कढ़ाई गर्म है, तेल खौल रहा है, बस इनको पूड़ियाँ सेंकनी है, एकदम जाएं और बस इस्तेमाल करने लग जाएं, चटमंगनी पट ब्याह। ये जो है वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंपा गया है। तो कभी कभी देशों की नेवियों के नाम पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा वियतनाम पीपुल्स नेवी वियतनाम की नेवी का नाम है। सर्वेक्षण जो है दोस्तों, सर्वेक्षण पोत है, क्या नाम है उसका? संशोधक। तो चेन्नई में इसका जलावतरण किया गया। संशोधक 4 दिसंबर को इसका जलावतरण किया गया और INS संधायक को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 4 दिसंबर को नौसेना को सौंपा गया यहाँ पर संधायक, लेकिन हमने पढ़ा है संशोधक, ये अभी सेना को सौंपा नहीं गया है, इसका जलावतरण हुआ है, मतलब परीक्षण हो रहा है। लेकिन इससे पहले INS संधायक 4 दिसंबर को सौंपा गया है, इसको याद रखिएगा। 4 दिसंबर को दोस्तों क्या होता है? नौसेना दिवस होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है संशोधक, ये जो है इसका जलावतरण हुआ है। कब? संशोधक का जलावतरण कब हुआ? जून 2023 में। तो ये सर्वेक्षण पोत है, याद रखिएगा, सर्वे वाले पोत हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप ये देख सकते हैं इनका जलावतरण हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी को भी नौसेना में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन 4 दिसंबर को INS संधायक को नौसेना में शामिल कर लिया गया। बाकी इनके सबके जो हैं इच्छक, निर्देशक और संशोधक, इनके सबके परीक्षण चल रहे हैं। तो जो संधायक है उसको नौसेना में शामिल कर लिया गया। तो संधायक को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अग्नि प्राइम दोस्तों, इसका सफल परीक्षण हुआ है। तो अभी परीक्षण हुआ है, आगे चल के कभी ये सेना में शामिल भी होगी। तो सफल परीक्षण हुआ है। इस परीक्षण को DRDO द्वारा संपन्न किया गया। यह सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, ये भी याद रखिएगा। और ये सरफेस टू सरफेस
मार करने वाली मिसाइलों की अत्याधुनिक मिसाइल का संस्करण है, याद रखिएगा। तो अग्नि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये है अग्नि प्राइम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसका स्थल भी याद रखिएगा कि कहाँ पर परीक्षण किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम। इसकी मारक क्षमता भी हमें याद रखनी है, 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। अग्नि 1 का सफल परीक्षण दोस्तों दिसंबर 2023 में ओडिशा में ही किया गया। MV एम्प्रेस, ठीक है, ये क्या है, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत। क्रूज पोत मतलब जहाज के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मज़ेदार तरीके से लाने ले जाने वाला पोत है क्रूज, उसी को क्रूज कह दिया जाता है। तो पोत पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है इसको हरी झंडी दिखाई गई। चेन्नई से श्रीलंका के लिए इसको रवाना किया गया। इसके साथ ही चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का भी शुभारंभ हो गया, याद रखिएगा। तो ये जो MV एम्प्रेस है, ये श्रीलंका के 3 बंदरगाहों, इनके नाम याद रख लीजिएगा। हम्बनटोटा, जिसको चाइना के लिए श्रीलंका ने 99 साल के लिए लीज पे दे रखा है। त्रिंकोमाली और कांके सतुराई, ये तीनों कहाँ हैं, श्रीलंका में हैं। इन्हीं की यात्रा करेगा। BMD इंटरसेप्टर मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया है। BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रथम सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है, ये पहला परीक्षण है। कहाँ से किया गया, ओडिशा के तट से किया गया। समुद्र आधारित अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। समुद्र आधारित मतलब समंदर से इसको जो है दागा जा सकता है। परीक्षण के साथ ही भारत नौसैनिक जलपोत से BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल के प्रक्षेपण की क्षमता रखने वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। अभी तक भारत के पास ऐसी क्षमता नहीं थी, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कब किया है परीक्षण दोस्तों, अप्रैल 2023 में। ज्ञातव्य है कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा कार्यक्रम के चरण दूसरे के तहत 2 नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास किया जा रहा है। ये 2 मिसाइलें कौन सी हैं, AD1 और AD2, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा कार्यक्रम बोले तो BMD प्रतिरक्षा कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, उसी के तहत AD1 और AD2 का विकास जो है वो भारत में किया जा रहा है। तो ये BMD है, तो मतलब ये समंदर से मतलब जहाज से इनको लॉन्च किया जा सकता है, AD1 और AD2 को। इंड्रोथ क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पनडुब्बी रोधी पोत है, पनडुब्बियों को निपटाने वाला पोत है, इसका अर्थ यही हुआ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका नाम जो है वो लक्षद्वीप के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। तो कोलकाता में हुगली नदी में इसको लॉन्च किया गया इंड्रोथ को। भारतीय नौसेना का ये पनडुब्बी रोध पोत है, हुगली नदी में इसको लॉन्च किया गया। लक्षद्वीप में स्थित इंड्रोस द्वीप के नाम पर इसका नाम रखा गया है, उसको महत्व देने के लिए इसका नाम रखा गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स द्वारा इसको बनाया गया है। ये दूसरा पोत है। पहला कौन सा है दोस्तों, INS अर्नाला। बाकी और भी हैं, अंजदीप वगैरह, इन सबको छोड़िएगा। इससे पहले 16 नवंबर 2023 को अमीनी, जो INS अमीनी है, उसका जलावतरण किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों दोस्तों, इसका नाम भी लक्षद्वीप के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। तो INS अमीनी और INS एंड्रोथ दोनों को याद रखिएगा, बाकी आप भूल भी सकते हैं, भूल जाइएगा। INS बागीर की बात करें तो ये नौसेना में शामिल हुई है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। स्टील्थ पनडुब्बी मतलब दुश्मन की पकड़ में ना आने वाली क्षमता से लैस पनडुब्बी, INS बागीर इसका नाम है। नौसेना में शामिल हो गई है, मतलब पहले परीक्षण होते रहे, अब ये शामिल हो गई है। हिंद महासागर के गहरे क्षेत्र में एक परभक्षी पाई जाती है, उसका नाम है सैंड शार्क, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है बागीर। तो बागीर क्या है, एक सैंड शार्क है, हिंद महासागर में पाई जाती है। इसका ध्येयवाक्य साहस, शौर्य और समर्पण है। बात करें स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस की मदद से किया जाना था, और 6 की 6 हमने बना ली हैं, और 6 में से 5 जो हैं वो नौसेना में शामिल हो गई हैं। एक बाकी है, वो एक कौन सी होगी दोस्तों, आगे हम लोग देख लेंगे, पहले शुरुआती देख लेते हैं। पहली पनडुब्बी INS कलवरी थी, दूसरी INS खंडेरी थी, और तीसरी INS करंज थी, और चौथी INS बेला, और 5वीं जो है हम लोग पढ़ ही रहे हैं INS बागीर, ये 5वीं है। छठी जो है INS बागसीर होगी। कहाँ गई बागसीर, INS बागसीर, ये परीक्षण के चरण में है। इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, उसके साथ साथ फ्रांस का एक नेवल ग्रुप है, उसके सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है, जो कि हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। स्काई हाक दोस्तों क्या है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, मतलब 5G तकनीक
5G इंटरनेट का सहारा लेके जो है ये ड्रोन ऑपरेट किया जाएगा। इस ड्रोन का विकास स्टार्टअप कंपनी IG ड्रोन ने किया है। ठीक है, विकास आप छोड़ दीजिएगा, केवल इसका नाम याद रखिएगा, स्काई हॉक। ये फील्ड से नियंत्रित किए जाने के बजाय सीधे कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकेगा। ये नहीं कि बस रिमोट लेके उसके साथ घूमे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बैठे कहीं और कमांड कहीं, ये कहीं दूर होगा, दूर बैठकर इसको कमांड किया जा सकता है। बैठे कहीं और ड्रोन हो कहीं और, लेकिन संपर्क नहीं टूटेगा। ये जो है दोस्तों वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये नहीं कि इसके लिए रनवे की आवश्यकता हो कि यहाँ पर ड्रोन उड़ रहा है फिर इसको नीचे लाए धीरे धीरे और रनवे पर इसकी स्पीड कम की और उतारा, नहीं। ये सीधे टेक ऑफ कर जाएगा और सीधे जो है जहाँ पर चाहेंगे वहाँ पर लैंड कर जाएगा। इसी को कहते हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। BTOL सुविधा से युक्त है। 10 किलोग्राम तक का वजन लेकर ये उड़ सकता है। बात करें प्रचंड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तेजस दोस्तों क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये जो क्या है प्रचंड, ये हेलीकॉप्टर है। तो तेजस और प्रचंड को लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा। केंद्र सरकार ने 97 तेजस और 156 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए जो है 2.23 लाख रुपए की रक्षा परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। ये भी याद रखिएगा, ये संख्या याद रखिएगा। 97 LCA बनेंगे और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर, LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। इसका निर्माण दोस्तों, इसको डिजाइन किसने किया है? तो हाल द्वारा डिजाइन किया है। और ये पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं है। INS महेंद्रगिरी की बात करें तो प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां स्टील्थ युद्धपोत है। इसमें भी देखिए स्टील्थ लगा है, मतलब ये दुश्मन की पकड़ से बाहर है। अगस्त 2023 में इसका सितंबर 2023 में इसका जलावतरण हुआ है। इससे पहले अगस्त 2023 में INS बिंदगिरी का जलावतरण हुआ था। INS तारगिरी, उसका भी जलावतरण हो चुका है। तो इस तरह के कई और जो हैं युद्धपोत हैं, उनमें से 7वां है महेंद्रगिरी। तो आपको महेंद्रगिरी याद रखना है। बाकी 6 जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। INS विक्रांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। विमान वाहक मतलब इससे जो है विमान जो है उड़ान भर सकेगा और इस पर उतर सकेगा, ऐसी क्षमता से युक्त है INS विक्रांत। और स्वदेशी है, मतलब हमने इसको बनाया है। नौसेना ने INS विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-29 के विमान को लैंड कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 2 सितंबर 2022 को मोदी जी ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया। कब? 2 सितंबर 2022 को। इसका डिजाइन जो है भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया है, याद रखिएगा। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। डिजाइन किसने तैयार किया है? वारशिप डिजाइन ब्यूरो, जो कि नौसेना की अपनी संस्था है। INS विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है। इसकी लंबाई 262 है मीटर और चौड़ाई जो है 61.6 मीटर। तो 62 से पहले 61, इस तरह से याद रखिएगा। 61 62 लंबाई है और 61 चौड़ाई है। चौड़ाई केवल 61 है, लेकिन जो लंबाई है वो 262 है। अब प्रमुख युद्ध अभ्यासों को देख लेते हैं। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत के 3-4 महीनों के, पेपर बनने से पहले 3-4 महीनों के जो युद्ध अभ्यास हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे विनवैक्स, नाम में ही छिपा है विनवैक्स, ठीक है। बी का मतलब वियतनाम, इन का मतलब इंडिया, और वैक्स का मतलब, बी का मतलब बाइलेटरल एक्सरसाइज। तो ये भारत और वियतनाम के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आयोजन कहाँ हुआ इसका? हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है। दिसंबर में इसका आयोजन हुआ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सूर्य किरण आपको बताया था, सूर्य कहाँ निकलता है? पर्वतों में निकलता है। पर्वतीय देश कौन सा है जहाँ पर हिमालय भी है? नेपाल। तो ये सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। कहाँ हुआ? अपने ही किसी निकट क्षेत्र में हुआ होगा, तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। आस्ट्रा हिंद दोस्तों, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब हिंदुस्तान के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन हुआ, दिसंबर में ही इसका भी हुआ है आयोजन। काजिंद दोस्तों, ठीक है, काजिंद नाम में ही छिपा हुआ है। काज मतलब कजाकिस्तान और इंद मतलब इंडिया। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कजाकिस्तान में आयोजित हुआ। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और इसके साथ ही संप्रीति नामक एक अभ्यास
वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही होता है, याद रखिएगा। हरिमऊ शक्ति दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच होता है। इस बार कहाँ आयोजित हुआ? तो मेघालय में जो छावनी है उमरोई, वहाँ पर आयोजित हुआ हरिमऊ शक्ति। स्थान आप एक समय के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन किन दो देशों के बीच हुआ ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। सिम्बैक्स नाम में ही छिपा हुआ सिंगापुर और इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है, सिंगापुर में आयोजन हुआ। मालाबार दोस्तों बहुराष्ट्रीय है, इंपॉर्टेंट है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, क्वाड जिनको कहते हैं, क्वाड के बीच होने वाला ये अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है। इस बार इसका मेजबान कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगस्त में इसका आयोजन हुआ और इसमें भारत की ओर से INS कोलकाता और सहाद्री युद्धपोतों ने हिस्सा लिया, याद रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच, कहाँ? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित हुआ। GMAX दोस्तों नाम में ही छिपा हुआ है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित हुई। एक्वेरियन दोस्तों भारत और मालदीव के बीच उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुई। सूर्य किरण भी दोस्तों उत्तराखंड में ये आयोजित हुआ, लेकिन सूर्य किरण कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ में, जबकि एक्वेरियन जो है वो चौबटिया में हुआ, पिथौरागढ़। अल मुहद अल हिंदी दोस्तों भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। ये पुराने युद्धाभ्यास हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। अजय वारियर भारत और UK के बीच। कोप इंडिया जो है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच होने वाला वायुसैन्य अभ्यास है। स्लिनेक्स दोस्तों नाम में ही छिपा हुआ है, श्रीलंका और इंडिया एक्सरसाइज। कोबरा वॉरियर दोस्तों बहुपक्षीय अभ्यास है, ब्रिटेन में आयोजित हुआ मार्च 2023 में। अभ्यास कोंकण भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की नौसेना के बीच आयोजित होने वाला समुद्री अभ्यास है, अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित हुआ। तो नाम में भी कोंकण है और आयोजन भी कोंकण तट पर ही हुआ है। डेजर्ट फ्लैग दोस्तों बहुपक्षीय अभ्यास है, कहाँ आयोजित हुआ? डेजर्ट लगा हुआ है, रेगिस्तानों की बात हो रही है, तो कोई अरब देश ही होगा, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ। कटलैस एक्सप्रेस दोस्तों बहुपक्षीय अभ्यास है, खाड़ी क्षेत्र में आयोजित हुआ। कटलैस बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला अभ्यास है, जोधपुर में इसका आयोजन हुआ। कुरुक्षेत्र लगा हुआ है, ठीक है, तो कुरुक्षेत्र से जोधपुर को जोड़ लीजिएगा। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास है, हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। फ्रिनजैक्स दोस्तों, फ्रिन FRIN फ्रिनजैक्स, FR का मतलब फ्रांस, इन का मतलब इंडिया, J का मतलब ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, आयोजन इसका तिरुवनंतपुरम में हुआ और ये पहला संस्करण था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, जापान में आयोजित। सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच वायु सैन्य अभ्यास है, सिन्यू मैत्री। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास है और सिन्यू मैत्री जो है वो वायु सैन्य अभ्यास है। और एक और है जो हाल ही में पहली बार आयोजित हुआ है, वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच। तो ये वायु रक्षा अभ्यास है, वीर में वाह है और वायु में भी वाह है, दोनों को जोड़ के याद रखिएगा। तो ये जापान में ही आयोजित हुआ, पहला द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जनवरी 2023 में आयोजित हुआ। फिर अभ्यास एम्फैक्स जल, थल और वायुसेना अभ्यास है, भारत की सेनाओं के बीच ही होता है, सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है, द्विवार्षिक है। इस बार कहाँ आयोजित हुआ? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पर्यावरण और रक्षा वाले क्षेत्र को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। PDF आप लोग इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय कम है, बार बार पढ़ते रहिए, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। एक बार वीडियो देखिए और लगभग 2 बार और PDF खोल के खटाखट जब आप रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित ही आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। खान पान पर भी ध्यान देते रहिए, ऐसा कुछ मत खा लीजिएगा कि जो बाद में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।